नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। तो हमने कृषि वाले चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके पहले के वीडियो में हमने कृषि वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी ये सभी भी आते हैं। तो इन सब को हम जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और आपको इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना है। इस वीडियो के लास्ट में हमने जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, उस टेस्ट सीरीज के संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब है बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो बागवानी फसल उत्पादन की स्थिति में 2023-24 की स्थिति में बागवानी फसल को पढ़ना है। तो देखिए, ये भी जो है इकोनॉमिक सर्वे के डाटा ही पूछे जाएंगे इसमें भी। तो इसमें भी आपको डाटा को याद रखना है, वो भी करंट डाटा। तो इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए, अब इसमें बागवानी या इसी को उद्यानिकी भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आएंगे सब्जी का उत्पादन, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फल। तो ये 5 जो है उद्यानिकी या बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अब इसमें जो है टोटल पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा बागवानी फसलों का टोटल रकबा पूछा जाता है, टोटल उत्पादन पूछा जाता है, और इनका औसत उत्पादकता पूछा जाता है। तो ये 3 डेटा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल रकबा। तो इतने क्षेत्रफल में जो है, इतने हेक्टेयर में बागवानी फसल की खेती किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो 7.78 लाख हेक्टेयर करके याद रखेंगे इसे, 7.78 लाख हेक्टेयर। वही उत्पादन की क्षमता को देखें तो इसके उत्पादन कितना होता है छत्तीसगढ़ में? तो 96.25 लाख मीट्रिक टन। तो 96.25 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। और इसकी औसत उत्पादकता की बात करें तो औसत उत्पादक करने का मतलब है मीट्रिक टन होता है प्रति हेक्टेयर में कितना मीट्रिक टन। तो प्रति हेक्टेयर में 10.38 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। सभी का अलग अलग उत्पादन है। जैसे सब्जी के लिए उत्पादकता है 13.91 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, फसल के लिए है 11.14 मीट्रिक टन, मसाला के लिए 6.88, वहीं पुष्प के लिए है 12.87, और औषधि एवं सुगंधित फसल का है 7.10। तो यहाँ देखते हैं उत्पादकता सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसका दिखाई दे रहा है? सब्जी का होता है सबसे ज्यादा उत्पादकता, दूसरे में पुष्प का होगा उत्पादकता में, तीसरे में फल, फिर चौथे में औषधि, पांचवें में सबसे कम होता है मसाला का। तो ये उत्पादकता का क्रम है, तो इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है उद्यानिकी क्षेत्र के किस फसल का सबसे अधिक योगदान है? तो योगदान के क्रम पूछा जाता है। तो सब्जी का योगदान ज्यादा है सबसे, उसके बाद फल, मसाला, पुष्प, औषधि फल का। उत्पादन में मतलब योगदान में देखें तो यही है, और इसी को पूछा जा सकता है रकबा। तो उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक रकबा है? तो ये भी सेम हो जाएगा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प और औषधि फसल का। तो रकबा के आधार पर भी सेम है। अब तीसरा है उत्पादकता। जो सबसे अधिक उत्पादकता होता है सब्जी का, उसके बाद होता है पुष्प का, फिर फल का, फिर औषधि फसल, फिर मसाला। तो देखिए इसके उत्पादकता में चेंज है, पुष्प आ जाता है सेकंड नंबर में, फल तीसरे में, औषधि फसल चौथे में, मसाला जो है लास्ट में आता है। तो इसका इस क्रम को भी याद रखना है आपको। अब वही आप जो ऊपर टेबल में पढ़े हैं उसको यहाँ भी दिया गया है। कुल रकबा पूछा गया है तो 7.78 लाख हेक्टेयर याद रखना है। और अगर कुल उत्पादन पूछा जाए तो 96.25 मीट्रिक टन याद रखना है। और औसतन उत्पादन अर्थात उत्पादकता पूछा जाए तो कितना है? 10.38 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो ये हो गया इसके डेटा। अब देखते हैं यहाँ इसके अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी। तो उद्यान रोपणी कहने का मतलब है नर्सरी। 136 उद्यान रोपणी है, और 2 सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन क्षेत्र है। अब देखिए इसको याद रखना है, 2 सब्जी उत्पादन सह प्रगुणन क्षेत्र कौन कौन से हैं? 2, एक है बाना रायपुर में और दूसरा है राजपुर दुर्ग में। तो देखिए बागवानी में चाय, फल, पुष्प, सब्जी, मसाला, औषधि जो यहाँ दिए गए थे टेबल में, इन सभी को हम बागवानी या उद्यानिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। कपास एक वाणिज्यिक फसल है जिसके कारण इसे बागवानी फसल में शामिल नहीं किया जाता है। अब बागवानी के संबंधित कुछ संस्थान है और कुछ योजनाएं हैं, उसे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो यह जो है 26 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया था। 26 मार्च 2020 को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो पहला यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ का उद्यानिकी के क्षेत्र में। यह कहाँ है? सांकरा पाटन जिला दुर्ग में स्थित है। वानिकी उत्पादन के क्षेत्र में कौन कौन से फसल के लिए कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है उसे दिया गया है। तो देखिए चाय उत्पादन के लिए जसपुर और चिल्फी घाटी क्षेत्र, चाय उत्पादन जसपुर और चिल्फी घाटी क्षेत्र। कॉफी उत्पादन के लिए बस्तर, ड्रैगन फ्रूट्स के लिए भी बस्तर दुर्ग, लीची उत्पादन के लिए जसपुर, मसाला रिसर्च सेंटर के लिए रायगढ़, रबर उत्पादन के लिए बस्तर। ठीक, तो इनको क्षेत्र के आधार पर याद रखना है कि इस फसल का खेती कहाँ होता है।
अब यहाँ फिर से दिया गया है कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 28 है, कृषि सूचना केंद्रों की संख्या 360, कृषि यंत्र सेवा केंद्र 3473 हो गए हैं, कृषक क्लब कितने हो गए हैं 700 हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ कम्युनिटी फेसिंग योजना, तो ये भी उद्यानिकी के संबंधित योजना है। तो क्या होता है कम्युनिटी फेसिंग योजना? इसका प्रारंभ 2016-17 में किया गया था। इसका उद्देश्य उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए है। अब देखिए 2023-24 में 1651.81 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। इसके तहत जो है सितंबर 2023 तक के 1454.39 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है। तो इतने क्षेत्रों में उद्यानिकी फसल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 1454 हेक्टेयर में पूर्ति की जा चुकी है। अब देखिए अगला योजना है एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्थापना वर्ष आपको याद रखना है, प्रारंभ कब हुआ था। एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम, तो यह जो है 5 मई 2005 को प्रारंभ हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें 24 जिलों शामिल किए गए थे, और इनमें कौन से 33 जिलों में से 24 जिले शामिल है, तो इनमें से कौन कौन से जिले शामिल नहीं है? तो जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, ये 3 जिले हो गए, और इसके अलावा बस्तर संभाग के 5 जिले कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, तो ये 8 जिले शामिल नहीं है। ठीक, तो इसको याद कैसे रखेंगे इन 8 जिलों को? पहले बस्तर संभाग को देख लीजिए, 5 जिले इसमें शामिल है 7 में से, तो बस्तर और कोंडागांव के अलावा 5 शामिल नहीं है। ठीक, और उसके अलावा धमतरी शामिल नहीं है, महासमुंद शामिल नहीं है, और जांजगीर चांपा। ठीक, तो इतना याद रखना है आपको। अब चलिए अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसे देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है पहला रोपण अधोसंरचना एवं विकास। तो रोपण की अधोसंरचना एवं विकास करना, तो इसके अंतर्गत हाईटेक नर्सरी का निर्माण, लघु नर्सरी का निर्माण, नर्सरी अवसंरचना का विकास, सब्जी एवं मसाल बीजों का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए इसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ में हाईटेक नर्सरी और लघु नर्सरियों का निर्माण किया जाता है। इस योजना के तहत एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम के तहत। दूसरा है फल उद्यान का विकास, तीसरा सब्जी क्षेत्र में विस्तार, पुष्प विकास योजना, मसाला औषधि और सुगंधित फसल, सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास, काजू क्षेत्र का विकास। तो इतने सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं इस कार्यक्रम के तहत। अब देखिए यहाँ पास वही जो नर्सरी, हाईटेक नर्सरी और लघु नर्सरी का निर्माण किया गया है। तो इस वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में 5 हाईटेक, तो सार्वजनिक क्षेत्र में 5 हाईटेक नर्सरी, निजी क्षेत्र में 1 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वही इस वर्ष 2023-24 में ही 5 लघु नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में और 1 लघु नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। सेम है दोनों का डाटा, 5 हाईटेक और 1 हाईटेक नर्सरी, वही यहाँ 5 लघु और 1 लघु सार्वजनिक क्षेत्र और 1 निजी क्षेत्र के लिए। तो इसे याद रखना है आपको। अब देखिए अब ये जो वाला क्वेश्चन है पूछा गया था, तो इसे दिया गया है छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में निम्न का योगदान है। तो आपको बेसिक चीजें हैं ये, किसका किसका योगदान होता है उत्पादन बढ़ाने में। तो सबसे पहले तो सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होना, तो सिंचाई क्षेत्र के विस्तार से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होता है। कृषि यंत्रीकरण से, कृषि में यंत्रीकरण अर्थात मशीनों का प्रयोग करने से, कृषि में उर्वरकों का प्रयोग करने से भी उत्पादकता बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादकता नहीं। ठीक, तो उत्पादन बढ़ाने के योगदान है ये 3 चीजें भूमिका निभाते हैं फसल के उत्पादन में। अब देखिए अब ये जो है सबसे महत्वपूर्ण योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चला रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसके योजना के तहत जो है देश के 728 जिलों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 28 जिले ही शामिल हैं। ये 28 जिले, अभी जो 5 नए जिले बने हैं उनसे पहले के जो 28 जिले हैं उन 28 जिलों में चल रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो इसका उद्देश्य है जिलों में मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हांकित करना। ठीक, तो ये इस योजना का उद्देश्य है। अब देखिए इसमें हमें उत्पादन का नाम याद रखना है, किस जिले में किसका उत्पाद किया जा रहा है उसका नाम याद करना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो हर जिले का एक एक प्रोडक्ट है उसे याद रखना है। यहाँ संभाग वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं सरगुजा का। तो सरगुजा में कौन सा है? बलरामपुर में मूंगफली। तो आपको याद रखना है, फिर से वैसे करना है। अब देखिए यहाँ मूंगफली को उठाइएगा, अब मूंगफली और किसी जिले में है या नहीं ये चेक करना है आपको। ठीक, तो मूंगफली यहाँ सिर्फ बलरामपुर में दिख रहा है, तो बलरामपुर। फिर दूसरा है जसपुर, तो जसपुर में चाय वन प्रोडक्ट में शामिल है। कोरिया में टमाटर, तो देखिए टमाटर आपको 3-4 जिलों में दिख जाएगा, जहाँ मुंगेली में भी है, रायगढ़ में भी है। तो टमाटर लिख लेना है पहले, उसके बाद फिर उसके आगे जो जो जिलों में है उसको नाम लिख लेना है। फिर है सूरजपुर, तो सूरजपुर में कौन सा किया जाएगा? हल्दी। तो हल्दी सूरजपुर के लिए। सरगुजा में लीची का किया जाएगा। बिलासपुर में मछली, तो इसे बिलासा बाई केवटिन के नाम से याद कर सकते हैं, केवटिन है तो मछली का उत्पादन किया जा रहा है। गौरेला पेंड्र मरवाही में सीताफल का। ठीक, तो सीताफल का एक जगह और मिलेगा।
फिर है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में चावल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है जांजगीर चांपा में, तो यहाँ चावल हो जाएगा, धमतरी में चावल हो जाएगा, बलौदा बाजार में और राजनांदगांव में भी चावल हो जाएगा। ठीक, तो इतने जगह में चावल है। फिर कोरबा में महुआ है। इसके अलावा भी हम देखेंगे बस्तर संभाग में भी एक जिले में महुआ का उत्पादन किया जाएगा। फिर है मुंगेली और रायगढ़ दोनों में टमाटर। इसके अलावा टमाटर कहाँ था? कोरिया में। और देखिए रायपुर, तो रायपुर में किया जाएगा जेम जेली का, तो जेम जेली शामिल है, जेम जेली रायपुर में। धमतरी में चावल हो गया, महासमुंद में दूध, गरियाबंद में चिरौंजी का लघु उन्नत जो है चिरौंजी, बलौदा बाजार में फिर से चावल, दुर्ग में भी टमाटर के लिए 4 हो गए, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़ और ये दुर्ग। बलौदा बाजार में अदरक का, बेमेतरा में पपीता, इसको याद रखना, बेमेतरा में पपीता। ठीक, राजनांदगांव में भी चावल के भी 4 हो गए। कबीरधाम में गुड़ किया जाएगा। ठीक, यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है कबीरधाम में, तो उसी से याद रखना है आपको, यहाँ गुड़ का उत्पादन किया जाएगा। और देखिए बस्तर संभाग में, तो बस्तर संभाग में सबसे पहले जगदलपुर में इमली एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है जगदलपुर में, तो उसी से याद रखेंगे इमली का उत्पादन। कांकेर में सीताफल और कहाँ था? गौरेला पेंड्रा मरवाही में, तो दूसरा है कांकेर। कोंडागांव में फिर काजू का, नारायणपुर में हर्रा का, सुकमा में कोदो कुटकी का, दंतेवाड़ा में आम और बीजापुर में महुआ। तो महुआ कहाँ हो रहा था? कोरबा में। ठीक, तो ऐसे याद रखना है, जिसका एक से अधिक में है उन जिलों का नाम लिख लेना है उस फसल के सामने। ठीक, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल जिले और उनसे संबंधित उत्पाद हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी पशुधन से संबंधित संस्थान हैं, योजनाएं चल रहे हैं, वो जो है कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन चलते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसे हम देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले है 1982। तो 1982 में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम रायपुर में स्थापित किया गया था। फिर 1983 में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में स्थापित किया गया था। 1983 में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर की स्थापना होता है। इसी के अंतर्गत 2011 में देवभोग ब्रांड स्थापित करते हैं। इस देवभोग का पुराना नाम है सांची नाम था, जिसे 2011 में नाम परिवर्तित करके देवभोग रखा गया। 1984 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में बना। ठीक, अंजोरा दुर्ग में पशु चिकित्सा महाविद्यालय 1984। 2012 में ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 2012, इसमें दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में ही बना है। ये जो है पशु से संबंधित राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय है, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। 1996 में छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 1996 में। उसके बाद देखिए जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण रायपुर में गठित किया गया। इसका उद्देश्य पशु संवर्धन तथा राष्ट्रीय गौवंशी, भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजनाओं के संचालन व नियंत्रण हेतु है। ठीक, तो ये हो गए प्रमुख संस्थान। अब देखिए इसके अलावा जो है सुकर प्रजनन क्षेत्र, बकरी प्रजनन क्षेत्र और पशु प्रजनन क्षेत्र, इसके अलावा कुक्कुट पालन, बतख पालन क्षेत्र, बटेर पालन क्षेत्र भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम याद करेंगे किसको? सुकर प्रजनन केंद्र। तो सबसे पहले इनकी संख्या देखते हैं। सुकर प्रजनन केंद्र का है 2, बकरी की संख्या है 3 और पशु प्रजनन केंद्र की संख्या है 4। ठीक, तो 2, 3, 4 ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखेंगे सुगर प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है। तो पहला सकालो अंबिकापुर, तो सकालो अंबिकापुर में है। दूसरा है परचमपाल जगदलपुर। तो ऐसे करके कालो से क्या हो गया? सुकर काले रंग का होता है, तो कालो। परचमपाल पालते हैं कौन? जगदलपुर के लोग, परचमपाल। तो सुकर काले सुकर पालते हैं जगदलपुर के लोग, तो ऐसे याद रखेंगे। तो सकालो परचमपुर, इस जगह का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका नाम याद रखेंगे, इसी कुछ भी आपको ट्रिक बना के इसको याद रखना है। फिर दूसरा है बकरी, तो बकरी में आप किसे देखेंगे? सरोरा, रामपुर, पकरिया। तो सरोरा रायपुर में है, रामपुर कवर्धा में है, पकरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बकरी में क्या है? बकरी का री पकड़ना है, और देखिए सरोरा में रा और यहाँ री, रा री, तो रा री से आप याद रख लेंगे इसको, सरोरा, रामपुर, पकरिया। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है इसे। अब है पशु प्रजनन केंद्र, तो ये जो है सबसे पहले याद रखने के लिए 3 संभाग के मुख्यालय बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये 3 जगह पहले देख लें। तो बिलासपुर में सरकंडा, रायपुर में चंदखुरी और दुर्ग में अंजोरा, तीनों फेमस जगह हैं। उसके अलावा पकरिया, गौरेला पेंड्रा मरवाही के पकरिया में भी पशु प्रजनन केंद्र है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। पकरिया अब 2 बार आ गया यहाँ, एक पकरिया में क्या था? एक बकरी प्रजनन केंद्र भी है, एक पशु प्रजनन केंद्र भी है। ठीक, अब इसके अलावा जो है इसमें अपडेट हुआ है इस बुक में, ये सब पहले की बुक में नहीं थे। तो कुक्कुट पालन क्षेत्र, बतख पालन क्षेत्र और बटेल पालन क्षेत्र भी दिया गया है। तो कुक्कुट पालन के लिए कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले है दुर्ग, दूसरा कोनी, तीसरा रायगढ़, जगदलपुर, बैकुंठपुर, सकालो, कुनकुरी। तो ये सभी कुक्कुट पालन के लिए प्रसिद्ध है। और बतख पालन के लिए कोनी, बिलासपुर का कोनी।
बटेर पालन के लिए है दुर्ग, कोरिया, कोनी, जगदलपुर, सकालो। ठीक, तो ये बटेर पालन के लिए है। अब चलिए अभी यहाँ से भी कुछ कुछ फैक्ट याद रखना है। 2022-23 में दुग्ध उपलब्धता 180 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। ठीक, तो ये डाटा आपको याद रखना है। दुग्ध उपलब्धता अर्थात एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 180 ग्राम दूध उपलब्ध हो जाए, इतना उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। दूसरा है गौवंशी, तो यहाँ पास गौवंशी के प्रजातियां दिए गए हैं, नस्ल तो साहिवाल और रेड सिंधी, ये दोनों जो है गौवंशी नस्ल है। और देखिए भैंसवंशी नस्ल में मुर्रा, सुरती, भदौरी, जाफराबादी, ये सब भैंसवंशी के नस्ल है। पशु संगणना 2007 के आधार पर पशु घनत्व 105 है। पशु घनत्व 105। पशु संगणना 2007 के आधार पे सबसे ज्यादा जनसंख्या देखे तो बकरियां सबसे ज्यादा है, उसके बाद भैंसवंशी है, फिर बैलवंशी, फिर गायवंशी। ये है 2007 के संगणना के आधार पे सर्वाधिक बकरियां, फिर भैंसवंशी, फिर बैल, उसके बाद गाय। प्रदेश का प्राचीनतम पशु बाजार रतनपुर में लगता है। सबसे प्राचीन पशु बाजार रतनपुर में। राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार रायपुर का भैंसथान बाजार है। सबसे बड़ा में रायपुर का भैंसथान और सबसे प्राचीन में रतनपुर। छत्तीसगढ़ की कोसली नस्ल का गाय भारत के 36वें गौवंश नस्ल के रूप में पंजीकृत हुआ है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब। छत्तीसगढ़ का कोसली नस्ल की गाय है जो 36वें, तो छत्तीसगढ़ का 36वें गौ वंश नस्ल के रूप में पंजीकृत हुआ है, जिसका नाम है कोसली। ठीक, तो इतना को आपको याद रखना है। वही जो प्रजनन केंद्र, प्रजनन क्षेत्र दिए गए हैं यहाँ मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया है, आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे 20वीं पशु संगणना जो 2019 में हुआ है। तो इसमें कुल पशुधन की संख्या है 1.59 करोड़। तो कुल पशुधन है 1.59 करोड़। कुल कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है 1.87 करोड़। अब देखिए किस वंश के कितने संख्या है, तो कुल गौवंशी कितने हैं 99.84 लाख गौवंशी आते हैं। गौवंशी प्रजनन योग्य, तो इसमें से 36.75 लाख प्रजनन योग्य है। कुल भैंसवंशी पूछा जाए तो 11.75 लाख है, जिसमें से प्रजनन योग्य कौन से हैं 36.61 लाख। बकरे एवं बकरियों को देखें तो इनकी संख्या 40.05 लाख है और सुकर की संख्या 5.27 लाख। तो ये जो है पशु संगणना 2019 का डाटा है। अब देखिए 2022-23 का पशु उत्पाद उपलब्धता क्या है इसमें डाटा। अब देखिए उत्पाद की डाटा है, तो सबसे पहले दूध, तो दूध का उत्पादन राज्य में हो रहा है 1955,000 टन। 1955,000 टन दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखें तो 180 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता है दूध का। और दूसरा है अंडा, तो अंडा जो है उत्पादन इसका 22,101 लाख अंडा का उत्पादन हो रहा है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखिए तो 74 अंडा प्रति वर्ष है प्रति व्यक्ति के ऊपर, तो एक व्यक्ति 74 अंडा इस्तेमाल कर सकता है प्रति वर्ष में, इतना उत्पादन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तीसरा है मांस, तो मांस 54.60 हजार टन का उत्पादन, तो इसमें 1.830 किलोग्राम प्रति वर्ष, तो एक व्यक्ति प्रति वर्ष में 1.830 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकता है मांस। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के डाटा हैं ये। अब यहाँ फिर से दिया गया है पशुधन क्षेत्र का जीडीपी में भागीदारी, तो वही सब दिया गया है जो ऊपर टेबल में दिए गए थे। तो इसमें सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक तो वर्ष 2022-21 में न्यूनतम दर रही है, तो इसका वृद्धि दर सबसे न्यूनतम था 2020-21 में, 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि दर था। तो अब ये हो गया पशुधन। अब देखेंगे हम मत्स्य संसाधन। जो था छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ, इसका गठन हुआ था 1996 में। छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र, तो अब यहाँ से आपको फिर से डाटा याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ये 3 डाटा। ठीक, ये 3 डाटा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़ में जल उपलब्धता, राज्य में उपलब्ध जल क्षेत्र तो कितना है 2.027 लाख हेक्टेयर, जिसमें से मछली पालन के लिए विकसित किया गया है 1.971 लाख हेक्टेयर को, जो कि कितना प्रतिशत है 97.24% है कुल जल क्षेत्र का। ठीक, तो ये हो गए ये 3 डाटा। इसके अलावा आपको फिर से डाटा दिया गया है मछुआ सहकारिता, तो अभी तक मछुआ सहकारी समिति होता है इनका भी, तो उन समितियों में जो की संख्या है 1678, तो राज्य में 1678 मछुआ सहकारिता है। मत्स्य पालन से संबंधित प्रमुख योजना है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ रैंक दिया गया है भारत की तुलना में, तो अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में, तो मतलब देश में मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां स्थान है। ठीक, मत्स्य उत्पादन में है
6वां स्थान। वही मत्स्य बीज उत्पादन, तो बीज उत्पादन में है 5वां स्थान। ठीक, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक मत्स्य उत्पादन है, दूसरा मत्स्य बीज उत्पादन है। राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र, तो राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र है तेलीबांधा रायपुर में। वर्तमान में नवीन मछली पालन नीति 2022 लागू है, तो 2022 मछली पालन नीति चल रहा है। बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार, यह पुरस्कार मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया गया है। बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित एबिस फिश फीड प्लांट, ये पूरे भारत का पहला है ऑटोमेटिक एबिस फिश फीड प्लांट। यह ग्राम सुखरी, झींका, डोंगरगढ़, राजनांदगांव में लगाया गया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बिलासीबाई क्योटिन सम्मान प्रदान किया जाता है, तो राज्य अलंकरण में मत्स्य पालन से संबंधित बिलासाबाई क्योटिन सम्मान प्रदान किया जाता है। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे कृषि विपणन। तो कृषि विपणन तो मतलब कृषि उत्पादों की खरीदी बिक्री कहाँ किया जाता है, अब उसको देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन केंद्र, तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड का गठन कब किया गया है? 23 दिसंबर 2003 को। इसे पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उत्पादित फसलों का भंडारण राज्य भंडारण गृह निगम रायपुर में किया जाता है, तो इसका भंडारण होता है रायपुर में है राज्य भंडार गृह निगम। अब छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी किनके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसे मार्कफेड के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा धान की खरीदी किया जाता है। और मक्के की खरीदी किनके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, तो इनको याद रखना है ना, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मक्का की खरीदी किया जाता है। लघु वनोपज की खरीदी के लिए अलग से संघ बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। ठीक, तो इनके द्वारा किया जाता है वनोपज उत्पादों की खरीदी। अब देखिए कृषि उपज मंडियां, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना, विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये सब कृषि उपज मंडियों की उद्देश्य है। वर्तमान में अगर इनकी संख्या देखें तो कृषि उपज मंडी की संख्या 69 है। उप मंडी कार्यरत है तो 121 हो गया है। पहले 118 उप मंडियां हुआ करते थे, अब इसकी संख्या बढ़ के हो गया है 121। तो आपको याद रखना है उप मंडियों की संख्या हो गया है 121। प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या भी नहीं है 2058। ठीक, कुल उपार्जन केंद्र, अब कुल उपार्जन केंद्र है 2735। तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, इसके बाद अभी और बढ़ चुका है 4, तो कितना हो गया 2739 उपार्जन केंद्र है वर्तमान में। ठीक, प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार नीचे दिया गया है, ये देखिए अभी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार कुल उपार्जन केंद्र 2739 हो गए हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे राज्य में फसलों की प्रमुख किस्में। तो किन किन फसलों के क्या क्या किस्म प्राप्त होते हैं हमारे राज्य में, उसे देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है गेहूं, तो गेहूं की कौन कौन सी किस्म हैं? तो गेहूं की किस्में हैं बिलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010 और सरबती। ये सब गेहूं के हैं, बिलासा, अरपा, रतन, सरबती, ये किसके हैं? गेहूं के। वही धान के देखें तो धान के बहुत सारे हैं यहाँ। धान के प्रमुख फेमस में स्वर्णा है, IR36, IR64, अंदा, दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जवा फूल, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, समलेश्वरी, महेश्वरनी, पूर्णिमा, कांति, जलदुबी, विक्रम, TCR, ये सब जो धान के प्रजाति हैं। प्रदेश में धान की 20,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक किस्म पाया जाता है छत्तीसगढ़ में धान के 20,000 से अधिक। सोयाबीन के देखें तो सोयाबीन दुर्गा NRC 37, मैक्स 58, ये सोयाबीन के प्रजाति है। कुल्थी के देखें तो K42, PDM1, BK1। कोदो का देखें तो GPOK3, KMY20, IGK3, ये सब कोदो की प्रजाति है। और रागी के में HR 374, YL14, PES 400, तो ये सब रागी के हैं। तो इनमें से कुछ कुछ का आप याद कर लेंगे। अब यहां दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है इसमें 2024-25 के लिए। तो आपको ईयर को भी ध्यान रखना है, किस वर्ष का पूछा गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा पुराने डाटा भी पूछ सकते हैं, 2023-24 का भी पूछा जा सकता है, 2024-25 का भी। तो सबसे पहले धान का याद रखना है, इसको तो याद ही रखना है, धान का, बाजरा का, मक्का का। ठीक, तो इतना आपको याद ही रखना है। तो सबसे पहले धान, सामान्य ग्रेड के धान का है, अभी इस साल 2024-25 के लिए 2300 MSP निर्धारित किया गया है। हम यहाँ देख रहे हैं MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 है। और धान A ग्रेड के लिए कितना है? 2320 रुपए। तो यहाँ कितने का अंतर है? 20 रुपए का अंतर है। ठीक, तो धान, सामान्य धान का 2300 और धान A ग्रेड के धान का 2320 रुपए।
वही पिछले वर्ष की देखें तो 2183 रुपये था, और इसका जो है सामान्य धान का था 2203 रुपये। तो ये दोनों में भी 20 रुपये का डिफरेंस था। अभी कितना बढ़ गया है, 2183 से 23 हुआ है तो 117 रुपये बढ़ गया है, दोनों में 117 रुपये बढ़ गया है। देखिए अब ज्वार भी दो प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड ज्वार और मालदंडी ज्वार। तो हाइब्रिड ज्वार का कितना है 3371 अभी वर्तमान का, और ज्वार का है 3421। इसको देख लेंगे पुराने डाटा को भी, 3180 और 3225, तो 191 बढ़ा है, 196 बढ़ा है। अब बाजरा का याद रखना है आपको, बाजरा का और मक्का का। तो बाजरा का है 2625, तो 2625 याद रखेंगे, पहले 2500 था पिछले वर्ष, जो कि अब 2625 हो गया है। और रागी का अभी है 4290, पहले 3846 था, 4290 हो गया है। मक्का का देखिए, मक्का का भी है 2225 रुपए, 2225 रुपए, और पहले था 2090 रुपए, तो 135 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है। मूंग देखेंगे, मूंगफली देखेंगे तो मूंग का है 8682, मूंगफली का है 6783। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपको धान का याद रखना, मक्का का याद रखना, ज्वार और बाजरा का याद रखना। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतने को आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ रबी फसलों का भी दिया गया है। तो गेहूं का कितना है, गेहूं तो ये 2024-14-15 का है, 23-24 का है, और यहाँ गलत लिख दिया गया है, ये जो है 2024-25 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सुधार लेंगे। तो अभी वर्तमान 2024-25 में 2275 है गेहूं का। जौ का है 1850 रुपये, चना का है 5440 रुपये, दाल का है 6425 रुपये, रेपसीड एवं सरसों का है 5650 रुपये। अगला है कुसुम, कुसुम का है 5800 रुपये। तो ये है रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब चलिए अब हम लोग इसमें और पढ़ लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता लाया गया है, इसके लिए कंप्यूटराइज्ड एवं ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है। तो देखिए सबसे पहले पीडीएस में कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था 2007 में प्रारंभ किया गया था। चावल उत्सव, तो प्रत्येक माह के 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है, यह फरवरी 2008 से शुभारंभ किया गया था। कॉल सेंटर, तो दूरभाष क्रमांक 1800-233-3663 ये टोल फ्री नंबर है। अगर आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात जब राशन के संबंधित कोई भी समस्या आ रहा है तो उसके समाधान के लिए आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। इसका संचालन जनवरी 2008 से किया जा रहा है। अगर इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट देखें तो यह जो है खाद्य.cg.nic.in है, वहां प्राप्त होता है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक, तो इसका वेबसाइट का नाम भी याद रखना है, खाद्य.cg.nic.in। अब देखिए यहाँ दिया गया है सार्वभौमिक पीडीएस योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर। तो कौन कौन से परिवार होते हैं, इनके लिए पात्र कौन होंगे, इनको क्या क्या प्रदान किया जाता है, इसका दर क्या होता है, सब कुछ इस टेबल में दिया गया है। तो देखिए परिवार, तो 6 प्रकार के राशन कार्डधारी परिवार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है अंत्योदय परिवार। ठीक, तो अंत्योदय परिवार इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है, चावल, चना, रिफाइंड आयोडाइज नमक। ठीक, तो नमक, चावल और चना अंत्योदय परिवार में प्रदान किया जाता है। इसमें मंथ में 35 किलोग्राम चावल दिया जाता है और 2 किलोग्राम क्या दिया जाता है, चना। यह अनुसूचित एवं मांडल क्षेत्र बस में दिया जाता है, मांडल क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे। तो अनुसूचित और मांडल क्षेत्र में मात्र 2 किलोग्राम चना दिया जाता है। और चावल का जो कीमत है 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है, चना को 5 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। और नमक अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। तो ये हो गए अंत्योदय परिवार। दूसरा है प्राथमिक परिवार। तो प्राथमिक परिवार वालों के लिए चावल, अब 1 सदस्य अगर वाले राशन कार्ड हैं तो उनको 10 किलोग्राम दिया जाता है, और 2 सदस्य हैं तो 20 केजी दिया जाएगा। अगर 3 से 5 सदस्य हों तो 35 किलोग्राम दिया जाएगा, और 5 से अधिक सदस्य हो तो 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के दर से दिया जाता है। जितने सदस्य हैं उनको 5 किलोग्राम 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से दिया जाएगा, अगर 5 से अधिक है तो। ठीक, वही चावल जो है 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। इसके बाद चना, तो चना 2 केजी सिर्फ अनुसूचित और मांडल क्षेत्र में मिलते हैं 5 रुपये की दर से। रिफाइंड नमक, तो नमक भी दिया जाता है 1 किलोग्राम गैर अनुसूचित क्षेत्र में, 2 किलोग्राम अनुसूचित क्षेत्रों में। तो ये दोनों जो है सेम होगा, चावल के दर में ही बस चेंज देखने को मिलेगा। देखिए अब तीसरा होता है अन्नपूर्णा परिवार। तो अन्नपूर्णा परिवार के अंतर्गत चावल दिया जाता है, एक तो 10 किलोग्राम दिया जाता है जो निःशुल्क मिलता है, और बाकी 25 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलोग्राम से की दर से दिया जाता है। तो टोटल 35 किलोग्राम मिलता है अन्नपूर्णा परिवारों को भी, उसमें 10 किलोग्राम निःशुल्क मिलेगा और 25 किलोग्राम का 1 रुपये की दर से पैसे देने पड़ते हैं। फिर चना भी मिलता है, वो भी किन क्षेत्रों में, अनुसूचित और मांडल क्षेत्र में, 2 केजी 5 रुपये की दर से। और नमक भी वही जो पहले केस में था, सेम।
अब है चौथा एकल निराश्रित। तो एकल निराश्रित में इसमें सिर्फ चावल दिया जाता है, वो भी 10 किलोग्राम प्रति माह, जो कि निःशुल्क रहता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का रहता है। एकल निराश्रित वाले कार्ड में एक व्यक्ति का निःशुल्क 10 किलोग्राम दिया जाता है। निःशक्त जन, इसमें भी सेम वही हो जाएगा, 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क। सामान्य परिवार, अब सामान्य परिवार में सिर्फ चावल दिया जाता है, और अगर एक सदस्य वाले राशन कार्ड है तो 10 केजी मिलेगा, जो कि 10 रुपये प्रति केजी के दर से मिलेगा। ठीक, 10 रुपये प्रति केजी की दर से। तो 2 सदस्य रहेंगे तो 20 केजी मिलेगा, 3 से 5 सदस्य रहेंगे तो 35 केजी मिलेगा, और इसका जो दर है 10 रुपये रहेगा, आपको याद रखना है। नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड प्राथमिक कार्ड का है। तो प्राथमिक कार्ड धारक की संख्या सर्वाधिक है। राज्य के 9 माडा क्षेत्र है। तो राज्य में 9 माडा क्षेत्र हैं। कौन कौन से माडा क्षेत्र में आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, माडा क्षेत्र में आते हैं रायगढ़ का गोपालपुर, सारंगढ़, नचनिया, खैरागढ़ छूछदान का नचनिया, बलौदा बाजार, रुकजा शक्ति का रुकजा, कंवर्धा, महासमुंद और महासमुंद 2, पहला महासमुंद और दूसरा महासमुंद, और तीसरा है गंगरेल। तो ये 9 क्षेत्र माडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चना के लिए पात्र यही अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र के निवास करने वाले लोग होते हैं। समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिक राशन कार्डधारी परिवारों को चना दिया जाता है, जो अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो आपको याद करना है ये माडा क्षेत्र की संख्या और कौन कौन से हैं, इसको याद करना है। 9 माडा क्षेत्र हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ के आपको याद रखना है। अब चलिए, अब यहाँ दिया गया है कुछ और फैक्ट, उसे देख लेते हैं। तो उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर दिया जाता है। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। तो बस्तर संभाग में शक्कर की जगह गुड़ दिया जाता है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड धारियों को केरोसिन की पात्रता है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 123 पीडीएस प्रदान केंद्रों 123 पीडीएस प्रदान केंद्रों एवं 13,759 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो इनकी संख्या याद रखना, 130 पीडीएस प्रदान केंद्र और 13,759 उचित मूल्य की दुकान। राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,759 है, जिनमें सर्वाधिक एवं न्यूनतम दुकानों की संख्या सर्वाधिक है रायपुर में और सबसे कम है नारायणपुर में। अभी देखिए, अब ये जो है डाटा फिर से चेंज हो गया है, 3,759 था, अब इसकी संख्या बढ़ के 3,772 हो गया है। कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिलों को फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जा रहा है। तो फोर्टिफाइड चावल जो है कुपोषण से दूर करने के लिए दिया जाता है, तो कोंडागांव जिले में भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना 2017 से श्रमिकों को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु। सर्वभौम पीडीएस, यह 2 अक्टूबर 2019 से लागू है। सर्वभौम पीडीएस योजना। कुल राशन कार्ड, तो छत्तीसगढ़ में भी 2023-24 में कुल राशन कार्डों की संख्या हो गई है 76.54 लाख, और इसी को अभी फिर से अपडेट देखेंगे प्रशासकीय प्रतिवेदन में, तो इसकी संख्या 77.10 लाख हो गया है। चलिए आगे दिया है, प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से लागू किया गया है। तो 2012 से लागू है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। वर्ष 2022-23 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कुल 13,723 उचित मूल्य की दुकानें में ई पास मशीन के माध्यम से खाद्य वितरण किया जा रहा है। तो देखिए, अब ये जो है 2022-23 से लागू किया है वन नेशन वन कार्ड। तो वन नेशन वन कार्ड के तहत सभी दुकानों में आप कहीं से भी अपना चावल ले सकते हैं। आप कहीं के भी निवासी हो, आप कहीं से भी अपना चावल ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मेरी पीडीएस मेरी मर्जी का शुभारंभ रायपुर जिले से वर्ष 2012 में लागू किया गया था। मेरी पीडीएस मेरी मर्जी, ये 2012 में प्रारंभ किया गया था रायपुर से। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग की स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की स्थापना मार्च 2017 में हुआ है। अब देखिए, इसके लिए अब छत्तीसगढ़ को कुछ अवार्ड मिले हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु। तो सबसे पहले मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार, दूसरा ई इंडिया अवार्ड, तीसरा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, चौथा मंथन अवार्ड 2008 में, पांचवा CSI ई गवर्नेंस अवार्ड, छठवां CSI निहिलेट ई गवर्नेंस अवार्ड। तो ये 6 अवार्ड मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु। ठीक, तो ये हो गया हमारा कृषि वाले टॉपिक का। अब इस चैप्टर में हमारा बच गया है कृषि संबंधित योजनाएं। तो उन कृषि संबंधित योजनाओं के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि सभी डाटा जो है एक साथ मिल जाए कृषि संबंधित।
अब देखिए, अब हम जो है अभी तक के भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह जो है इस हफ्ते खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। फिर इसके बाद हम जनजाति पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं, साथ में संडे को हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीएससी के, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब आपके तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल का टेस्ट सीरीज, जो कि 5 टेस्ट रहेगा टोटल, यह आपको हमारे ज्ञान मीमांसा के एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगा। अब गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे ज्ञान मीमांसा, तो वहां आपको यह टेस्ट दिख जाएगा। तो देखिए, ये टेस्ट जो है शुरू के 4 टेस्ट है, जो सब्जेक्टिव टेस्ट है, वे सिर्फ 50-50 क्वेश्चन है, क्योंकि एक साथ ऑनलाइन में 100 क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाता। तो 50-50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। 50 एक क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन के बराबर है, सभी कूट में है लगभग। तो आप जाइए टेस्ट सीरीज को लेके बना के देखिए, तब जो है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के। तो इतना मार्क्स के लिए आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कृषि संबंधित प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। धन्यवाद।